24 दिसंबर 1999। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या IC 814 को उड़ान भरने के 20 मिनट के अंदर ही अपहरण कर लिया जाता है। आतंकी विमान को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इसे पाकिस्तान ले जाने का हुक्म देते हैं। सीबीआई की जांच के मुताबिक इस षड्यंत्र में कुल 10 लोग शामिल थे। 5 षड्यंत्र में शामिल थे और 5 हाईजैकर थे। हाईजैकर्स में प्रमुख था इब्राहिम अतहर उर्फ अहमद अली मोहम्मद अली शेख उर्फ जावेद अमजद सिद्दीकी उर्फ ए शेख उर्फ चीफ वल्द अल्लाह बख्श सब्बीर अलवी, निवासी कौसर कॉलोनी, मॉडल टाउन, बहावलपुर, पाकिस्तान। इब्राहिम अतहर मौलाना मसूद अजहर का भाई है और ये चीफ हाईजैकर था। सन्नी अहमद काजी उर्फ SA काजी उर्फ बर्गर वल्द अहमद सुलेमान काजी, ये हाईजैकिंग में शामिल दूसरा आतंकवादी था। शाहिद सैयद अख्तर उर्फ SA सईद उर्फ मोती उर्फ खालिद उर्फ डॉक्टर, निवासी गुलशन इकबाल एरिया, कराची, पाकिस्तान, ये तीसरा हाईजैकर था। जहूर इब्राहिम मिस्त्री उर्फ जेडाई मिस्त्री उर्फ भोला वल्द इब्राहिम यूनुस मिस्त्री, ये शख्स भी हाईजैकिंग में शामिल था। शकीर उर्फ राजेश गोपाल वर्मा उर्फ RG वर्मा उर्फ शंकर, ये हाईजैकिंग में शामिल 5वां दहशतगर्द था। अब्दुल लतीफ आदम मोमिन उर्फ लतीफ उर्फ विजय गुप्ता उर्फ गुप्ता उर्फ बीबी देसाई उर्फ विपिन भारत देसाई, निवासी सानी शॉपिंग सेंटर अपोजिट जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन, पटेल स्टेट रोड, मुंबई। इस शख्स ने हिंदुस्तान में आतंकवादियों को हर तरह की मदद मुहैया कराई। अब्दुल लतीफ वैसे तो मूल निवासी गुजरात का था, लेकिन वो बॉम्बे में रहता था। 1993 ईस्वी में लेबर वीज़ा पे ये सऊदी अरबिया गया था। वहाँ पर यह मस्जिद में इमाम का काम करता था। इसी बीच 1995 में ये हरकतुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया था। हरकतुल मुजाहिदीन ज्वाइन करने के बाद ये पाकिस्तान गया। वहाँ पर हरकतुल मुजाहिदीन के जो कुछ लीडर्स हैं, उन्होंने उनको आर्म्स चलाने की, एक्सप्लोसिव्स वगैरह की ट्रेनिंग दी थी। हाईजैक दशकों से पाकिस्तान से चल रहे सीमा पार आतंकवाद के समर्थन की जीती जागती मिसाल थी। पाकिस्तान के अघोषित युद्ध की एक रणनीति थी जिसमें लोगों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब्दुल रऊफ वल्द अल्लाह बख्श सब्बीर अलवी, निवासी कौसर कॉलोनी, मॉडल टाउन, बहावलपुर, पाकिस्तान। अब्दुल रऊफ मौलाना मसूद अजहर का भाई है और ये प्रमुख षड्यंत्रकारी था। यूसुफ अजहर उर्फ मोहम्मद सलीम, निवासी मॉडल टाउन, बहावलपुर, पाकिस्तान। यूसुफ अजहर मौलाना मसूद अजहर का साला है और ये भी षड्यंत्र में शामिल था। भूपलमन दमाई उर्फ यूसुफ नेपाली, पुत्र भीम बहादुर दमाई, निवासी ग्राम फूल पिंडरा, तहसील दबिसा ओरा, जिला सिंहपाल चौक, नेपाल। इसने नेपाल में आतंकवादियों को मदद मुहैया कराई। दिलीप कुमार भुजेल पुत्र भुवन सिंह भुजेल, निवासी सिंधेबंग बस्ती, चिसुपानी रैली रोड, किलिम्पोंग, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। ये वो शख्स है जिसने आतंकवादियों को रिवॉल्वर और ग्रेनेड मुहैया कराया। घटना की पटकथा कराची, मुंबई और ढाका में लिखी गई और आखिरकार इसे अमली जामा पहनाया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में। मौलाना मसूद अजहर 1994 में गिरफ्तार होता है। गुजरात का लतीफ उर्फ पटेल 1995 में आतंकवादी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन में भर्ती होता है। इसका इरादा था भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना और इस काम को अंजाम देने के लिए बाकायदा इसे ट्रेनिंग भी दी गई।
पाकिस्तान स्थित आईएसआई ट्रेनिंग कैंपों और अफगानिस्तान के तालिबान प्रशिक्षण केंद्रों पर इसे फजलुर रहमान खलील और फारूक कश्मीरी ने हथियार चलाने और विस्फोटकों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी। 1998 की मिडिल के आसपास ये हुआ था कि उस टाइम में मौलाना मसूद अजहर, जो कि इंडियन जेल में कोटवाल जेल जम्मू में बंद था, उसको किसी भी तरह से जेल से छुड़ाने की प्रयासें चल रही थी यहाँ पे इंडिया के अंदर। इसमें उसके ब्रदर इन लॉ जो यूसुफ अजहर थे, काफ़ी एक्टिव होकर के यहाँ पे काम कर रहे थे। उनके कुछ और एसोसिएट्स यहाँ उनके साथ काम करते थे। तो इनको हरकतुल मुजाहिदीन के कुछ लीडर्स के इंस्ट्रक्शन पे इनको ये कहा गया कि आप जा कर के इंडिया में उनको इस काम में मदद करें। फिर जब ट्रेनिंग इनकी लगभग समाप्त हो गई थी, इस्लामाबाद के आसपास कहीं ट्रेनिंग ले रहे थे, इनको फिर कराची भेजा गया। कराची में मौलाना मसूद अजहर के जो भाई हैं अब्दुल रऊफ, इनको अब्दुल लतीफ़ को वहाँ पे रिसीव किया और उसके बाद इनको इंडिया भेज दिया। जुलाई 1998 यूसुफ अजहर 2 पाकिस्तानी आतंकियों के साथ जम्मू पहुंचा। उसने कोट भलवल जेल समेत पूरे इलाके का सर्वे किया। ये वो वक्त था जब मसूद अजहर तबीयत खराब होने की वजह से जेल से अस्पताल जा रहा था और इनका मकसद था ऐसे मौके पर सुरक्षा के इंतजामात कैसे हैं, इनका जायजा लिया जाए। फरवरी 1999 अब्दुल लतीफ़ ने मुंबई में एक फ्लैट किराए पर लिया जिसने पाकिस्तानी आतंकवादियों को ठिकाना दिया। 24 मार्च 1999 को जावेद सिद्दीकी के नाम फ्लैट नंबर B11 फर्स्ट फ्लोर माधव बिल्डिंग का एग्रीमेंट होता है। शकीर उर्फ आरजी वर्मा यानी मुलजिम नंबर 5 अप्रैल 99 से इस फ्लैट में रहने लगता है। पहले माधव बिल्डिंग कर लिया है, फिर सब्सिक्वेंट स्टेज में उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे गोल्डन सॉइल अपार्टमेंट फ्लैट का भी एग्रीमेंट हुआ है। यूसुफ अजहर और उनके और 1-2 हाईजैकर्स जो है उसके साथ उस टाइम में वहाँ पे उनके साथ रहते थे। जून 1999 यूसुफ अजहर अपने साथियों के साथ जम्मू पहुंचता है। इरादा था मौलाना को छुड़ाना और उसे पाकिस्तान ले जाना। मौलाना को छुड़ाने की कोशिश में मौलाना मसूद अजहर का करीबी साथी सज्जाद अफगानी मारा गया। ये वही सज्जाद अफगानी है जिसके शव की मांग अपहरणकर्ताओं ने मौलाना मसूद और दूसरे आतंकवादियों की रिहाई के समय मांगा था। मौलाना मसूद अजहर इस जेल के अंदर में डिगिंग करके जो इस्केप करने का इन लोगों का प्लानिंग था, जिसमें यूसुफ अजहर वहाँ पर जाकर के ये रेकी किए थे कि अगर जेल से ये लोग निकल गए तो इनको इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर तक कैसे पहुँचाया जाए, इसके लिए वो वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन इन बिटवीन चूँकि ये मैटर एक्सपोज हो गया और सज्जाद अफगानी उसी प्रोसेस में मर भी गया जेल के अंदर में, तो और इसी बीच वहाँ जम्मू की पुलिस ने इनको अरेस्ट भी कर लिया था, यूसुफ अजहर को। फिर इन्होंने अल्टीमेटली ये रिलीज हो गए थे वहाँ से। दे कुड नॉट बी डिटेन्ड फॉर लॉन्ग टाइम। जुलाई 1999 यूसुफ और लतीफ़ ढाका जाते हैं। इसके बाद अब्दुल रऊफ यानी मुलजिम नंबर 8 ढाका पहुंचता है। अगस्त महीने में इब्राहिम अतहर भी ढाका पहुंचता है। सितंबर 1999 आतंकियों की ढाका में बैठक होती है। बैठक में इब्राहिम अतहर, सन्नी अहमद काजी, शाहिद सैयद अख्तर, जहूर अहमद मिस्त्री और अब्दुल लतीफ़ और अब्दुल रऊफ शामिल होते हैं। मास्टरमाइंड इब्राहिम अतहर अपने साथियों को बताता है कि कैसे काठमांडू एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक किया जा सकता है। सब्जी मंडी जगह है, वहाँ पर एक फ्लैट लिया गया था ढाका में। वहाँ पे ये लोग एक फ्लैट के अंदर ये डिसाइड किया था कि एक कॉन्स्पिरेटरी मीटिंग हुई थी मोटा मोटी, जिसमें इब्राहिम अतहर ने ये इंस्ट्रक्ट किया था कि हमारे प्रीवियस जितने भी प्लान्स हैं वो फेल कर गए हैं मौलाना मसूद अजहर को रिलीज कराने का इंडियन जेल से। इसलिए अब जो हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा दैट विल बी अ डू और डाई अटेम्प्ट, और अगर पॉसिबल हो तो हम लोग इसके लिए इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और ये इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट काठमांडू से जो टेक ऑफ करती है उस फ्लाइट को हमें हाईजैक करना है, और इसके लिए हमने काफ़ी ग्राउंड वर्क कर लिया है। उन्होंने ये भी बताया था काठमांडू में बोर्डिंग के लिए सिर्फ इंडियन आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत होती है, किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बताओ उसने अब्दुल लतीफ़ को ये इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि आप बॉम्बे जाएं
और ये हाईजैकर्स लोगों का फोटोग्राफ्स लेकर के वहाँ पे कुछ आइडेंटिटी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट्स वगैरह वहाँ पे तैयार कराएं। 1 नवंबर 1999 लतीफ़ और शाहिद अख्तर काठमांडू पहुंचते हैं और इंपीरियल होटल में रुकते हैं। बाद में शाहिद, शहीद अख्तर और यूसुफ नेपाली दिलीप कुमार भुजेल की मदद से 3 हैंड ग्रेनेड और 3 रिवॉल्वर हासिल करते हैं। हाईजैकर के किसी फ्रेंड ने यूसुफ नेपाली अर्थात एलियास भोपाल मानतमई जो कि नेपाली सिटीजन था उनसे कराया और उनको ये कहा गया और भोपाल मानतमई ने ही इस डॉक्टर हाईजैकर के लिए एक रूम एकोमोडेशन भी प्रोवाइड कराया जहाँ पर हाईजैकर रहते थे। होटल में नहीं रहते थे, होटल से हट गए थे, वहाँ रहते थे। और यूसुफ नेपाली ने अपने एक तीसरे कलीग एसोसिएट्स दिलीप कुमार भुजेल जो कि इंडिया कलिंगपोंग का रहने वाला था, उससे मिल करके 3 हैंड ग्रेनेड्स और 3 रिवॉल्वर्स वगैरह प्रोवाइड कराए, इनको हाईजैकर्स को ला करके दिए। 19 नवंबर 1999 हाईजैक का मास्टरमाइंड इब्राहिम अतहर काठमांडू पहुंचता है और लतीफ के साथ तिब्बत रेस्ट हाउस में रुकता है। बाद में लतीफ, शकीर, सनी अहमद काजी और जहूर इब्राहिम मिस्त्री काठमांडू पहुंचते हैं। आतंकी अलग अलग ठिकाने होटल इंपीरियल, होटल सेनेगा, होटल सूर्या और फिर होटल पेशांग में ठहरते हैं। इन द मिडिल ऑफ नवंबर ये पाकिस्तान से यहाँ पहुँचे थे, काठमांडू पहुँचे थे और इन्होंने होटल में इनको इब्राहिम अतहर चीफ हाईजैकर को होटल्स में ये अब्दुल लतीफ़ और ये डॉक्टर हाईजैकर ने सारे हैंड ग्रेनेड्स और पिस्टल दिखाए थे। फिर उन्होंने ये इंस्ट्रक्ट किया था कि आप इसको सेफ हाइडआउट्स में रख दो और फिर अब्दुल लतीफ़ को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप बॉम्बे जा करके, इब्राहिम अतहर अपना फोटोग्राफ्स दिया कि आप बॉम्बे जा करके मेरे नाम पर भी एक फेक आइडेंटिटी कुछ तैयार करके लाइए, चूँकि यहाँ पे एयरपोर्ट में जाने के लिए हमें कोई ना कोई इंडियन आइडेंटिटी चाहिए। 13 दिसंबर 1999 काठमांडू चिड़ियाघर में मीटिंग होती है। यहीं पर पांचों ने काठमांडू से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को हाईजैक करने के प्लान को अंतिम रूप दिया। इब्राहिम अतहर ने एक मीटिंग बुलाया था जिसमें ये फाइनल डिसाइड किया था कि हम लोगों का कोड नेम हाईजैकिंग के दौरान क्या रहेगा। उसमें इब्राहिम अतहर ने बताया कि मेरा नाम चीफ रहेगा, सईद अख्तर का नाम डॉक्टर रहेगा, सन्नी अहमद काजी इसका नाम बर्गर रहेगा और मिस्त्री जहूर इब्राहिम का नाम भोला रहेगा और साकिर एलियास राजेश गोपाल वर्मा का नाम शंकर रहेगा। ये कोड नेम दिया गया और ये कहा गया अब्दुल लतीफ़ को कि आप 20 और 30 तारीख के बीच में किसी भी इंडियन एयरलाइंस के फ़्लाइट में बर्गर और चीफ हाईजैकर के नाम पे मीन्स उसका जो उन्होंने नाम दिया उस नाम से पैसेंजर का टिकट एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए बुक कराएं और 3 जो रिमेनिंग हाईजैकर्स थे जिसका नाम भोला, शंकर और डॉक्टर था, इसके लिए इकोनॉमी क्लास में टिकट बुक कराएं। अब्दुल लतीफ़ ने 3 डिफरेंट ट्रेवल एजेंट्स से, हिमालयन ट्रेवल एजेंट्स है एंड 2-3 और है, उससे इन्होंने टिकट्स वगैरह बुक करा के चीफ हाईजैकर को सौंप दिया था। और फिर वो दिन आया जिसका इन दहशत गर्दों को इंतजार था। सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है और पांचों आतंकवादी काठमांडू एयरपोर्ट में दाखिल हो जाते हैं। चौबीस दिसंबर 1999 शाम के लगभग 4 बजे सभी पांचों पाकिस्तानी दहशतगर्द इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 में दाखिल हुए। नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे से 179 यात्रियों, 8 केबिन क्रू और 3 फ्लाइट क्रू मेंबर के साथ विमान दिल्ली की ओर उड़ा। IC-814 विमान को अभी उड़ान भरे लगभग 20 मिनट ही हुए होंगे और विमान वाराणसी और लखनऊ के बीच में ही था कि पांचों दहशतगर्दों ने हाथों में हैंड ग्रेनेड, रिवॉल्वर और चाकू लिए पूरे विमान को अपने कब्जे में ले लिया। 4:50 पे या 52 मिनट पे जो मेरे को याद है अब, एक आदमी जो कि जिसने लाल मैरून कलर का कैप डाला हुआ था, मंकी कैप, उसका पूरा मुंह ढका हुआ था और उसके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड था और एक रिवॉल्वर था। तो वो जैसे ही मेरा फ्लाइट पर्सर मिस्टर अनिल शर्मा चाय सर्व करने के बाद वापस जा रहा था तो उस टाइम दरवाज़ा खुला था और विद इन ए सेकेंड वो आदमी अंदर कॉकपिट के अंदर घुस आया और उसका जो पहला लफ्ज़ था
जो बोला उसने, वो कहता है कि कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। तो उसी टाइम मैं सारी जो सिचुएशन थी वो मैं समझ गया कि हम हाईजैक हो चुके हैं। तो एक और आदमी जिसका नाम बाद में बर्गर करके पता लगा जहाज़ के अंदर, तो वो घुसा। जो बर्गर था वो उसकी असिस्टेंस के लिए कॉकपिट में खड़ा रहा। बाद में फिर आ गया, वो कॉकपिट में खड़ा रहा। तो मैं उसको बोल ही रहा था कि हम वेस्ट में, आप कहाँ जाना चाहते हो? तो ही सेड कि आप इसको वेस्ट में ले चलो। तो मैंने उससे बोला कि ये वेस्ट में कहाँ जाएगा, हमारे पास फ्यूल जो है वो सिर्फ दिल्ली तक का है। तो दे सेड कि आप अगर दिल्ली में लैंड नहीं कर पाते तो आपका अल्टरनेट क्या है? तो जब वो ऐसी एविएशन की लैंग्वेज बोलने लगा तो मेरा थोड़ा सा तो मेरे को घबराहट हुई कि इनको थोड़ा सा एविएशन के बारे में पता है। तो मैंने उसको बोला कि हमारा जो अल्टरनेट है वो इसका बॉम्बे अल्टरनेट है। तो फिर उसने बोला कि अगर ये बॉम्बे जा सकता है तो ये लाहौर क्यों नहीं जा सकता? शाम करीब 7 बजे अमृतसर के राजा सांसी हवाई अड्डे पर तेल भराने के मकसद से विमान लैंड किया। तेल भरने में देरी होते देख दहशतगर्दों ने कुछ यात्रियों पर हमला कर दिया ताकि पायलट पर दबाव बनाकर विमान को लाहौर ले जाया जा सके। इमीडिएटली बर्गर अंदर से आया कैबिन से, कॉकपिट में, तो आके कहता है कि हमने 3 लोगों को मार दिया है। जब उन्होंने बोला कि 3 लोगों को मार दिया है तो उस टाइम सबसे ज़्यादा मेरी जो चिंता बढ़ी वो ये बढ़ी कि मेरे होते हुए, बीइंग ए कमांडर ऑफ द एरोप्लेन, अगर कोई किसी की भी डेथ या किसी को इंजरी होती है तो वो एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये इन्होंने कैसे कर दिया और क्यों कर दिया? तो इमीडिएटली मैंने, जो मेरा फ़्लाइट इंजीनियर था मिस्टर जागिया, मैंने उसको बोला कि आप प्लीज़ जाइए पीछे और देख के आइए कि इन्होंने क्या किया है। तो मिस्टर जागिया जो थे वो पीछे गए और जब वो वापस आए पीछे से, उन्होंने मेरे को, वो उस टाइम शिवर कर रहे थे, कांप रहे थे, और उनके यहाँ पर इस साइड में थोड़ा सा ब्लड के स्टेन भी थे। अमृतसर हवाई अड्डे से विमान शाम के 7:50 पर टेक ऑफ किया और रात के लगभग 8 बजे पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया। 25 दिसंबर की रात करीब 1:30 बजे IC-814 विमान संयुक्त अरब अमीरात के मिन्हाड एयरपोर्ट पर उतरा। दुबई में दहशतगर्दों ने विमान में सवार 27 महिलाओं, बच्चों और बूढ़े यात्रियों को रिहा कर दिया, साथ ही रूपेन कात्याल का शव भी। विमान में बैठे सभी यात्री दहशत और मौत के साए तले सांस लेने को विवश थे। रूपेन की मौत को देख दुनिया सिहर उठी। रूपेन कात्याल के शव और रिहा किए गए यात्रियों को एक विशेष विमान से 25 दिसंबर को दिल्ली लाया गया। रूपेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि रूपेन के शरीर पर धारदार हथियार से 28 बार वार किया गया था। 25 दिसंबर की सुबह विमान अफगानिस्तान के कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। उस वक्त सुबह के 8:30 बजे थे। कांधार में विमान के लैंडिंग के साथ ही ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के तार तालिबान और पाकिस्तान से सीधे सीधे जुड़े थे। जब हम काबुल नहीं पहुंचे थे तो कंधार के कोई हमारी पोजीशन अबीम थी, तो तब काबुल ने हमें मैसेज दिया कि कंधार इज़ ओपन फॉर यू, आप कंधार जाइए। तो कंधार से हमने कांटेक्ट किया। तो कंधार में कांटेक्ट करने के बाद हमने वहाँ पर कंधार की तरफ गए, वहाँ पर सर्किट बनाया, वहाँ पर प्रॉपर लैंडिंग की। जबकि वहाँ पर जो रनवे था वो लैंडिंग के काबिल नहीं था एयरबस 300 के, वहाँ छोटे जहाज़ उतरते थे। फिर भी हमने किसी तरीके से मैनेज किया और जहाज़ को वहाँ पर लैंड किया। लैंड करने के बाद जैसे ही हम रनवे के ऊपर खड़े हुए तो एक पिजेरो जीप थी, उस पिजेरो जीप के अंदर कोई 5-6 लोग, जो वहाँ के जो दूसरी पुलिस होती है, तालिबानी लड़ाके जो उनको बोलते हैं, तो वो लोग थे, वो बैठे हुए थे। इन्होंने हमारे हाईजैकर्स की तरफ, जो कॉकपिट में बैठा था चीफ हाईजैकर, उनकी तरफ ऐसे वेव किया, तो अंदर से इसने भी वेव किया। तो तब हमें ये लग गया पता कि हमारे अंदर तो टेररिस्ट हैं ही हैं और बाहर भी टेररिस्ट हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन ने अपहृत विमान को अपने कब्जे में ले लिया। विमान वहां 6 दिनों तक रुका रहा। इस बीच 5 हाईजैकर्स पाकिस्तान में बैठे अपने आका और तालिबान में बैठे हुक्मरानों से लगातार संपर्क में रहे और उनके कहे अनुसार सारा काम करते रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घिनौने कृत्य की कड़ी भर्त्सना की जाने लगी।
आतंकियों ने अपनी मांगें भारत सरकार के सामने रखी, जिनमें मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख और मोहम्मद जरगर की रिहाई और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मांग की गई। 7 दिनों तक चली लंबी जद्दोजहद के बाद भारत सरकार ने अपहृत विमान में सवार सभी यात्रियों के बदले 3 खूंखार दरिंदों को छोड़ने का फैसला लिया। 31 दिसंबर 1999 आखिरकार वो सुकून का पल आ ही गया, जिसका बेसब्री से पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था। 31 दिसंबर को शाम को 5 बजे हम वहाँ से रिलीज़ हुए थे और फिर रात को कोई 9-10 बजे के करीब हम दिल्ली पहुँचे। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने मौलाना मसूद अजहर और उनके दोनों साथियों को लेकर कांधार गए और इस तरह सभी अपहृत यात्री की सकुशल स्वदेश वापसी हुई। IC-814 अपहरण कांड की जांच की जिम्मेदारी देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित जांच एजेंसी CBI को सौंपी गई। तफ्तीश के दौरान CBI को अपहरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब खोजने थे। साथ ही उन 5 पाकिस्तानी अपहरणकर्ताओं को अपनी गिरफ्त में लेना था, जिन्होंने इस पूरे कांड को अंजाम दिया। तो इसमें कुल 10 अभियुक्त थे जिनके खिलाफ CBI ने चार्जशीट की है, जिनमें से 7 पाकिस्तानी हैं और 3 जिनकी सज़ा हो गई है, उनमें से 2 हिंदुस्तानी हैं और 1 नेपाली। अपहरण के दौरान ही तत्परता दिखाते हुए मुंबई पुलिस ने षड्यंत्रकारियों में प्रमुख रूप से शामिल भारतीय नागरिक अब्दुल लतीफ उर्फ विजय गुप्ता और एक नेपाली नागरिक भूपाल मन दमई उर्फ यूसुफ नेपाली को 30 दिसंबर 1999 को मुंबई से गिरफ्तार किया। इन दोनों से पूछताछ के दौरान इस कांड की परत दर परत खुलती चली गई। अपने इकबालिया बयान में अब्दुल लतीफ ने इस पूरे मामले में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। भूपाल मन दमई उर्फ यूसुफ नेपाली ने अपहरणकर्ताओं को नेपाल में शरण दी। इन दोनों से पूछताछ के बाद CBI ने एक अन्य आरोपी दिलीप कुमार भुजैल पुत्र भुवन सिंह भुजैल को 31 मार्च 2000 को दार्जिलिंग से गिरफ्तार किया। हाईजैक को अंजाम देने के लिए अपहरणकर्ताओं ने लगभग 1 वर्ष से ज्यादा तक इस योजना पर काम किया। CBI ने अपनी जांच पड़ताल के दौरान इसके पीछे पाक स्थित आतंकवादी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के शामिल होने की बात कही है। CBI ने गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को इकबालिया बयानों और इनके द्वारा टेलीफोन पर की गई बातचीत के आधार पर पुख्ता सबूत जुटाए हैं। जो भी CBI कहती है वो सबूत के आधार पर कहती है, एविडेंस के आधार पर। इस केस में हमारे पास इसके बारे में जो एविडेंस आई है वही हमने कोर्ट में पेश किया, जिसमें इन 3 के अलावा 7 और अभियुक्त हैं जो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, जो विदेशों में हैं और संभवतः वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी होंगे। अपहरण के दौरान ही 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 1999 के बीच अब्दुल लतीफ पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे अपने आकाओं को टेलीफोन के जरिए अपहरण की पूरी जानकारी देता रहा, जो उसके कॉल डिटेल्स खंगालने से जाहिर होता है। जहाज में सवार अनेक यात्रियों और चालक दल के सदस्यों द्वारा CBI को दी गई जानकारी तथा उन्हें अपहरणकर्ताओं की फोटो दिखाने पर CBI ने इस तथ्य की पुष्टि की है। CBI ने 5 पाकिस्तानी अपहरणकर्ताओं और षड्यंत्र में शामिल 2 आतंकी अब्दुल रऊफ और यूसुफ अजहर समेत 7 लोगों को भगोड़ा घोषित किया है। CBI ने फरार अभियुक्तों को पकड़ने के लिए इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया है। जो भी 7 वांटेड हैं, पहले तो उनके विरुद्ध हमारे पास वारंट्स हैं, लीगल वारंट्स, और उनकी जितने भी डोजियर्स हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, बाकी उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनकी पहचान करने के जो तरीके हैं उसके बारे में CBI ने और भारत सरकार ने सभी देशों को बतला दिया गया है। इंटरपोल में इस समय 189 कंट्रीज़ हैं, 179 देश हैं, सभी को हमने बतलाया है कि ये लोग वांटेड हैं। तो किसी भी एयरपोर्ट पर, किसी भी अन्य स्थान पर अगर उनके चेहरा जैसा व्यक्ति मिलेगा या उनके पासपोर्ट अन्य पर्टिकुलर्स जैसे लोग मिलेंगे तो अवश्य ही गिरफ्तार होंगे। अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 भी, 302, 307 सहित विभिन्न धाराओं के अलावा
एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 के सेक्शन 4 और 5 तथा शस्त्र अधिनियम 1959 की अनेक धाराओं में आरोप हैं। 3 अभियुक्त अब्दुल लतीफ, भूपाल मन दमई उर्फ यूसुफ नेपाली और दिलीप कुमार भुजैल को विशेष अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है और 7 मुलजिम अभी भी फरार हैं। सीबीआई ही नहीं, पूरे देश को इन गुनाहगारों की गिरफ्तारी का इंतजार है और इसके लिए पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के दूसरे मुल्कों के सहयोग की भी दरकार है।